नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम ताज़े ताज़े सवाल, जो कि अभी जो आबकारी की आंसर की आई है 2 दिन पहले, अरे हाँ है ना, उसमें पूछे गए सारे सवाल। और ये आपके लिए आगामी कांस्टेबल के लिए बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि आबकारी का पेपर कांस्टेबल का पेपर लगभग सेम होने आता है। अरे हाँ है ना, कई सारे इसमें नए टॉपिक का इंट्रो हुआ है, उन टॉपिकों को भी अपन बेहतर ढंग से समझेंगे। चलो देखते हैं पहला सवाल। 10 पेन का क्रयमूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। मेरे भाई ऑप्शन भी थोड़े से जिगजैग लिखे हुए हैं, तो देखना। सीपी ऑफ 10 पेन बराबर होगा एसपी ऑफ 8 पेन। तो मेरे भाई सीपी एसपी का रेशो निकालोगे, 2 से कैंसिल करेंगे 4 बार, और इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 बार, तो 4/5। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने किसी चीज को 4 में खरीदा है और 5 में बेच दिया है, तो फायदा कितने का हुआ? 1 का। किस पर हुआ? 4 पर। और मेरे भाई ऑप्शन इस तरीके से लिखा है, तो आप इसको प्रतिशत निकालने ना जाएं, आप 1/4 सॉल्व कर लें। तो 1/4 यदि सॉल्व करोगे तो 1/4 होगा 0.25। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, आपको एवरेज बताना 18, 56, 43, 26 और 32। तो देखो, आसान आसान से आंकड़े, तो बेहतर ये कि आप जोड़ लें। तो एवरेज बराबर होता है सभी आंकड़ों का जोड़, सभी आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। और आंकड़ों की संख्या कितनी है? 5। तो जब इनको जोड़ रहे होंगे तो 8 और 6 14, 14 3 17, 17 6 23, 23 और 2 25, 25 का 5, हाथ का 1, 1 और 1 2, 5 और 2 7, 7 4 11, 11 2 13, 13 और 3 16, बटे करेंगे 5। 5 से भाग लगाएंगे मेरे भाई, 5 तिया 15 होगा और 5 तिया 15 होगा। अरे हाँ ना, 33 पंचे 165। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर। और ये पहले सेट में पूछे गए सारे सवाल हैं, जो पहली शिफ्ट आबकारी की हुई थी। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। आपके स्कूल में 987 छात्र हैं, सबसे अच्छा अनुमान क्या होगा? ये नया सवाल है ना, कि 987 छात्र है और सबसे अच्छा अनुमान क्या होगा। तो मेरे भाई ऐसे सवालों में आपको इसका सबसे नजदीकी आंकड़ा लेना है, नजदीकी, सबसे नजदीकी आंकड़ा लेना है या सबसे पास वाला आंकड़ा लेना है। और ध्यान रहे कि आपको ज्यादा वाला आंकड़ा लेना है। अरे हाँ है ना, जैसे 987 से बात करें तो 987 से लगभग 1000 जो है वो एकदम पास में है, 1100 भी दूर जाएगा, 950 और 900 भी दूर जाएंगे। हाल फिलहाल में 1100 जो है वो नजदीकी आंकड़ा है। आपके स्कूल में यदि 987 छात्र है तो आप ये बोलेंगे कि मोटा माटी हमारे स्कूल में 1000 छात्र हैं। ठीक है, तो ये होता है अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 52 पत्तों वाले ताश की गड्डी में एक हुकुम या स्पैड निकालने की प्रायिकता बताना है। तो मेरे भाई हुकुम हो चाहे स्पैड हो, बात एक ही। हुकुम हो चाहे स्पैड हो, बात एक ही। तो ताश की गड्डी में टोटल पत्ते कितने? 52। और 52 पत्तों में 13 पत्ते होते हैं हुकुम के, 13 पत्ते होते हैं ईंट के, 13 पत्ते होते हैं पान के, और 13 पत्ते होते हैं चीड़ी के। अरे हाँ है ना, तो सही मायने में आपको हुकुम बताना है, तो आप मुझे बताओ हुकुम के पत्ते कितने होंगे? 13। तो ये टोटल परिणाम हो गए, और ये आपके फेवरेबल परिणाम हो गए, आपके फेवर में आने वाले परिणाम हो गए। तो प्रायिकता होगी मेरे भाई 1/4। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजू ने 1560 रुपए में एक शर्ट खरीदी जिसमें से वेट शामिल है। यदि शर्ट का सूचीबद्ध कीमत 1500 रुपए है, तो वेट की दर आपको बतानी है। ठीक है, तो देखो, 1560 रुपए में एक शर्ट खरीदी, जबकि उसकी कीमत जो है वो कितनी है? 1500। तो सही मायने में वेट कितना लगा? 60। अरे हाँ है ना, किस पर बल लगा? तो आप बोलेंगे 1500 पर, और प्रतिशत का बता दो 100%। अब चूंकि देखो, इनने हरकत ये कर रखा है कि प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत की दर पूछा है, लेकिन डेसिबल में दे रखी है, तो आप इसको हटा दो हाल फिलहाल में।
तो आप 0 से कैंसिल करेंगे, 0 होगा। ठीक है मेरे भाई, तो फाइनली आपका होगा 60/150। अब आप मुझे बताओ, भाग नहीं जा रहा तो आप डेसिमल का यूज करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर भी भाग नहीं जा रहा तो एक बार और 0 लगाएंगे तो ये फिर 0 हो जाएगा। अब 150 से भाग करेंगे तो मेरे भाई 4 बार भाग लग जाएगा। 0.04% आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए आप एक बार। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए, एफ एक्स बराबर है x³ - 6x² प्लस 11x - 6 दिया गया है, तो कौन सा इसका गुणनखंड होगा ये आपको बताना है। तो देखो, ऐसे केस में आपको करना ये होता है कि एफ एक्स में जो ऑप्शन दिए गए आप उनको पुट कर लें, और पुट करने के दौरान जब इक्वेशन 0 हो जाए तो आप बोलेंगे वो उसका एक फैक्टर है। ठीक है, मैं एक बार -2 ट्राई कर रहा हूँ। तो -2 ट्राई करूंगा तो -2 की पावर 3 करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। -2 की पावर 2 करेंगे तो ये 4 होगा, और 4 छिंगा ये 24 हो जाएगा। -2 का गुणा करेंगे तो ये -22 होगा, और ये -6 होगा। मेरे भाई ये कभी भी 0 नहीं बन पाएगा। मैं उसके बाद ट्राई करूंगा 3, ये नहीं हो सकता। 3 ट्राई कर रहा हूँ। 3 का क्यूब होगा मेरे भाई 27 -6। 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 11 गुना 3 होगा, और माइनस का होगा 6। 27 माइनस 9×6 = 54 प्लस 11×3 = 33 और -6। देखो ये माइनस का 60 हो गया और ये प्लस का 60 हो गया, और काट पीट के आ गया 0। अर्थात x बराबर 3 रखने पर ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है वो बहुपद जो है वो 0 हो गया। इसका अर्थ ये हो मेरा भाई कि 3 इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। किसी त्रिभुज की आधार से केवु त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो आधार से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो ऐसा मान ले रहा हूं मैं कि आधार x है, आधार x है, तो हाइट जो होगी वो इससे 4 सेंटीमीटर ज्यादा होगी। तो हाइट होगी x+4। ठीक है दोस्त, एरिया निकालना। तो एरिया निकालने का तरीका होगा 1/2। आधार होगा x और ऊंचाई होगी x+4। तो एरिया आपको दिया गया है 70। ठीक है, 70 का डबल करेंगे 140, और ये होगा x+4। आप दो ऐसे नंबर सोचिए जिनका डिफरेंस 4 हो और जिनका गुणा करें तो क्या हो जाए 140। आसानी से सोचा जा सकता है कि x की वैल्यू 10 होगी तो x प्लस क्या होगा 14, और इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 140। तो आप मुझे बताओ, आपको बताना क्या था आधार, और आधार होगा मेरे भाई 10 सेंटीमीटर। देखिए आप, कुछ हद तक अच्छे सवाल आए हुए हैं आबकारी में। अगला सवाल देखिए। 3 पेंसिल की कीमत जो है वो 3 रुपये, 6 रुपये और 15 रुपये है। पेंसिल की औसत कीमत बताना है। आसान सा सवाल है। 3 रुपये की एक, 6 की एक और 15 की एक। 3 पेंसिल है, 3 से भाग कर दीजिए तो 6 और 3 9 हो गया, और 15 में 9 जोड़ेंगे, 15 में 9 जोड़ेंगे तो 24 होगा, और बटे करेंगे 3। 24/3 आंसर होगा 8। 8 रुपये इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये है अगला सवाल। पिछले वर्ष सोने का औसत मूल्य 1120 रुपये प्रति ग्राम था। पहले 5 महीनों में औसत मूल्य 1105 रुपये था। अगले 3 महीने में जो औसत मूल्य है वो 1125 रुपये था। शेष महीने में औसत मूल्य बताना। मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, ये लिख ले रहा हूँ मैं 5 मंथ, फिर लिख ले रहा हूँ मैं 3 मंथ, और फिर लिख ले रहा हूँ मैं 4 मंथ। बड़े ध्यान से तरीके समझना बस। और जो एवरेज है वो कितने का मेंटेन करना है 1120 का। औसत कितने का मेंटेन करना है 1120 का। आप मुझे बताओ, पहले महीने का औसत कितना था? पहले 5 महीने का औसत था 1105। दूसरे 5 महीने का औसत था 1125। ठीक,
आप एक बार इनका डेरिवेशन निकालें कि भाई सही मायने में कितना कम और कितना ज़्यादा हो रहा है। तो आप मुझे बताइए यहाँ कितना कम है, तो आप बोलेंगे 15 कम है, और कितने पर, 5 पर, तो कुल मिलाकर कम कितना हो गया, 75। यहाँ कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे 5 ज़्यादा है, कितने पर, 3 पर, तो ये हो गया 5 तिया 15, वो भी काय का, प्लस का। ओवरऑल इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, इसकी कैलकुलेशन होगी -60। मान गए। अब यहाँ आपको -60 करना होगा, सॉरी +60 करना होगा, तब तो ये कैंसिल होगा और तब तो इतने का एवरेज होगा। अरे हाँ है ना। अब +60 करना है 4 डेटा पे, तो एक डेटा पर कितना ज़्यादा करना पड़ेगा, 15 ज़्यादा करना पड़ेगा, 15 एवरेज ज़्यादा लेना पड़ेगा एक डेटा पर। तो मेरे भाई 1120 का एवरेज है, और 15 बढ़ा के इन 4 के लिए लेना है, 15 बढ़ा के लेना है, तो 1120 में 15 जोड़ेंगे तो 1135 रुपया शेष महीने की औसत मूल्य होगा। आप ये एवरेज के इस तरीके को समझें, ठीक है। काफ़ी हद तक इस तरीके में कैलकुलेशन कम होता है, उसका फ़ायदा आपको पेपर में मिलता है। अगले सवाल पर आइए। रवि और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:7 है। आज उनकी आयु का अंतर 16 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग आपको बताना है। देखिए, ये मान लो 3x है और ये 7x है, तो आप मुझे बताओ इनकी आयु का अंतर कितना हुआ आज, 4x, और 4x की वैल्यू 16 है। तो आप मुझे इतनी सी बात बता दो कि x की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, 4। अब x की वैल्यू 4 आ गई, तो एक की आयु होगी 4 × 12, और एक की आयु होगी 7 × 4 = 28। तो आज ही इनकी आयु का जोड़ कितना है, आज इनकी आयु का जोड़ हो गया 40। और बताना कब का है, 5 साल बाद का, तो दोनों 5-5 साल बढ़ेंगे, तो 5-5 साल बढ़ेंगे तो कुल मिलाकर कितने साल बढ़ जाएंगे, 10 साल। तो 40 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50 वर्ष। ये आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखिए, एक मॉडल यह अनुमान लगाता है कि कार का मूल्य वार्षिक 8% से घटता है। यदि कार का प्रारंभिक मूल्य 2 लाख रुपया है, तो आपको एक वर्ष बाद मूल्य क्या होगा। देखो, प्रारंभिक मूल्य कितना है, 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए और हर साल 8% घट रहा है। तो आप मुझे बताओ 2 लाख का 8% कितना होगा, 16,000। 16,000 रुपये इसमें से घट जाएगा तो बचेगा कितना, 1,84,000। यही तो आपको बताना था। तो 1,84,000 एक साल बाद उस कार का मूल्य होगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए, राम द्वारा 3 पेपरों में प्राप्त औसत अंक 60। यदि पेपर में उसने 40 अंक प्राप्त किए तो राम द्वारा प्राप्त अंकों का नया औसत, एक पेपर और देता है वो एक्स्ट्रा, ये लिखा हुआ है सही मायने। तो देखो, 3 पेपर के औसत अंक जो है वो 60, तो 60 दिया कितना हो गया, 180। अब उसने एक पेपर और दिया और 40 अंक मिले, तो अब देखो कुल अंक तो ये हो गए, लेकिन अभी कितने पेपरों के हो गए, 4 पेपर के, कुल मिलाकर 220 अंक हो गए। और 4 से इसे भाग करना है, तो 220 को यदि 4 से भाग करना है, 3 और 1 4 पेपर बराबर, 4 से यदि भाग करेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग में एरर है। यदि एक पेपर में उसने 40 अंक प्राप्त किए तो राम द्वारा प्राप्त अंकों का नया औसत, 3 पेपर पहले दे रहा था और एक पेपर बाद में दिया, तो 3 पेपर के एवरेज 60 का है, तो कुल मिलाकर 180 हो गए बराबर, और उसमें 40 और मिले तो कुल मिलाकर 220 अंक हो गए, और पेपर हो गए मेरे भाई 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए, एक मधुमक्खी की छत्ते की 19 मधुमक्खियों का औसत ग्राम शहद प्रतिदिन एकत्र करती है, 50 ग्राम। ठीक, और रानी मधुमक्खी द्वारा एकत्रित शहद जोड़ दिया जाए तो शहद का औसत जो है वो 47.5 ग्राम हो जाता है। तो मधुमक्खी द्वारा एकत्रित शहद कितना है, रानी मधुमक्खी द्वारा, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, 19 मधुमक्खी और हर मधुमक्खी ने 50 ग्राम शहद इकट्ठा किया, तो 19 पंचे 95, इनके द्वारा 550, सॉरी 950 ग्राम शहद इकट्ठा हुआ। रानी मधुमक्खी आई तो मधुमक्खियों की संख्या हो गई 20, और इनका औसत जो है वो हो गया 47.5, 47.5 ग्राम इनका औसत हो गया। 20 से जब 47.5 का गुना करेंगे तो मेरे भाई
20 पंचे 100, ये 0 हो जाएगा। और 20 सत्ते 140 और 10 150, ये 15 हो जाएगा। और 20 चौके 80 और 15 95, ये तो ये कुल मिलाकर डेसिमल के कारण ये 0 हट जाएगा, तो ये 950 ग्राम। देखो, रानी मधुमक्खी नहीं थी तब भी शहद 950 हो रहा था, रानी मधुमक्खी आई तब भी शहद 950 ही हो रहा है। आप बोले औसत कम क्यों हुआ मेरे भाई? औसत इसलिए कम हुआ क्योंकि रानी मधुमक्खी ने कुछ भी शहद इकट्ठा नहीं किया, और औसत घटकर कितना हो गया? 47.50। तो आपको ये बताना है कि रानी मधुमक्खी ने कितना शहद इकट्ठा किया, तो कुछ नहीं किया। आप सोचो इस बात को कि 950 शहद तो पहले एकत्रित हो रहा था, आज भी 950 ही हो रहा है, तो रानी मधुमक्खी का शहद में तो कोई रोल काल नहीं रहा। लेकिन एवरेज क्यों घटा? क्योंकि पहले 19 लोग मिलकर इतना शहद इकट्ठा कर रहे थे, आज काम 19 ही कर रहे हैं, लेकिन 20वां जो रानी मधुमक्खी है उनने आकर औसत को कम कर दिया और सबके हिस्से से अपने हिस्से में डाल लिया, इसलिए ये 47.5 हो गया घटकर। ठीक है भाई, उनने 0 ग्राम शहद इकट्ठे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आई। एक्स वाई जेड मिलकर प्रतिदिन 600 रुपये कमाते हैं, और एक्स और जेड मिलकर 376 रुपये कमाते हैं, और वाई और जेड मिलकर 304 रुपये कमाते हैं, और आपको जेड की इनकम बतानी। तो आप पहले ये लिख लें कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड कुल मिलाकर ये 600 रुपये कमा, और एक्स और जेड मिले, एक्स और जेड मिले तो ये पैसे कमा रहा है 376 रुपये। तो यहाँ से आप इन दोनों को पहले घटा दीजिए। तो इन दोनों को जब घटाएंगे मेरे भाई तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली वैल्यू आएगी किसकी? वाई की। और वाई की वैल्यू आएगी, ये बचेगा 4, यहाँ 9, ये बचेगा 2, और 5 में से 3 गया ये। वाई की वैल्यू आ गई 224। अब अगली बात ये लिखी कि एक बाय और जेड, बाय और जेड यहाँ देख लीजिए, बाय और जेड मिलकर कमा रहा है 304 रुपया, जिसमें से बाय कमा रहा है 224 रुपये। ये बात आपने निकाल के रखी हो। और बाय यदि 224 रुपये कमा रहा है तो 224 में क्या जोड़ें कि 304 बन जाए, तो 224 में जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई 80। तो जेड की जो कमाई होगी वो 80 रुपये होगी। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर देखिए। मोहन अकेले किसी निश्चित कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है और इसके लिए 600 रुपये प्राप्त करता है, लेकिन एक सहायक को नियुक्त करने से काम जो है वो 4 दिनों में पूरा हो जाता है। तो देखिए, मोहन किसी काम को 6 दिन में कर ले रहा है, और मोहन के साथ एक और सहायक मिला तो वो काम 4 दिन में हो जा रहा है। तो आप बात को समझना, एलसीएम होगा मेरे भाई 12। एलसीएम टोटल काम होता है, टोटल कमाई होती है, ये कह सकते हो आप। तो 6 से भाग लगाएंगे तो 2 बार, और 4 से भाग लगाएंगे तो 3 बार। तो यहाँ से आप कहेंगे कि मोहन की क्षमता 2 है, तो सहायक की क्षमता जो है वो कितनी होगी? 1, क्योंकि मोहन प्लस सहायक कितने हैं? 3। तो आप ये कहेंगे कि मोहन और सहायक, मोहन यदि 2 रुपये कमाता है तो सहायक कमाएगा 1 रुपये, कुल मिलाकर कमा रहे हैं 600 रुपये। और 600 रुपये को इन दोनों में बांटना होगा, क्योंकि अब सहायक भी आ गया, वो भी कुछ पैसे कमाएगा। तो 600 रुपये के आप 3 भाग बनाइए, तो एक भाग 200 को दिखाएगा, और एक भाग यदि 200 को दिखाएगा तो 2 भाग 400 को दिखाएगा, और एक भाग अभी आपको बताए थे कि 200 को दिखाएगा। तो मेरे भाई ये जो है ये सहायक की कमाई है, और सहायक द्वारा कमाई गई राशि आपको बताना था, तो वो 200 रुपये होगी। यदि मोहन पूछता तो मोहन की जो राशि होगी मेरे भाई वो 400 रुपया होगी। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आ जाओ। ये है नया सवाल। अरे हाँ, है ना, ये सेट का सवाल है, समुच्चय का सवाल है, और आपको आबकारी के पेपर से पहले भी एक शॉर्ट्स हम डाल चुके हैं जिसमें आपको समुच्चय के बारे में बताए थे। अरे हाँ, है ना। और देखो ये समुच्चय का सवाल आ रखा है, तो आपको ध्यान ही रखना है कि समुच्चय के केस में ए यूनियन बी, इसे यूनियन पढ़ते हैं, ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको एन ए दिया है 13, एन बी दिया है 43, और ए यूनियन बी दिया है
41, और मेरे भाई इसकी वैल्यू आपको बतानी, तो x को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 43 और माइनस का हो जाएगा 41। देखो 41 में से 43 गया तो 2 बचा, और 13 में 2 ऐड करेंगे तो मेरे भाई 15। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा, आप देख लें इसे एक बार। ठीक है, और आगामी पेपरों के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यूनियन इंटरसेक्शन में रिलेशन जब हो तो ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसे इंटरसेक्शन पढ़ते हैं और इसे यूनियन पढ़ते हैं। हिंदी में इसे संग बोलते हैं और इसे उभयनिष्ठ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कोसाइन एक्स का डोमेन क्या होगा? तो मेरे भाई इसके लिए हम आपके लिए एक चार्ट लेके आए, इसको आप बेहतर ढंग से देख लें ज़रा एक बार, और इन डोमेन को आप अच्छे ढंग से याद कर लेना कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से +1, कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से +1, टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, जो आर लिखा है मेरे भाई, वो रियल नंबर है। ठीक है, ऐसे ही कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, और इनकी रेंज भी आपको याद कर लेनी। सही मायने में ये टीगो से रिलेटेड, जब अपन त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति के एक्चुअल फंक्शन और उसके इनवर्स फंक्शन दोनों की डोमेन, रेंज और कोडोमेन, जिसके आज तक तुमने हो सकता है नाम ना सुने हो, डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये तीनों बातें आपको पढ़ने में आती हैं। ठीक है, जो बेहतर ढंग से पढ़ रहा है वो ये चीज़ें जानता होगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नहीं पढ़ा मेरे भाई, अब याद रखना कि आगामी पेपर के लिए आपको ये पढ़ना होगा कि कोसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो -1 से लेकर +1 तक होता है। ठीक है, और रेंज जो होती है वो 0 से पाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, एफ एक्स वाई में साइन एक्स वाई का एक्स के सापेक्षिक आंशिक अवकलन क्या होगा? बात को समझ, देखो अवकलन क्या होता है, जैसे अपन dy अपॉन डी एक्स लिखते हैं, इसमें एक्स के सापेक्ष y में परिवर्तन, इसे अवकलन कहते हैं। एक्स के सापेक्ष नीचे वाले के सापेक्ष ऊपर वाले में परिवर्तन अवकलन कहलाता है। ठीक है, और जल्दी ही अपन एक अवकलन की वीडियो जो है वो आपको चैनल पर मिल जाएगी 2-3 दिन बाद। ठीक है, नेक्स्ट समझिए जरा, अब आपको साइन एक्स वाई इसका अवकलन करना था, तो मेरे भाई पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, इसका यदि अवकलन आप करें, इसका यदि अवकलन करें तो ये फाइनली कॉस एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है? कॉस एक्स में। तो समझो, इसका यदि आप अवकलन करोगे, और अचर पद हमेशा बाहर निकलते रहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां से आप यदि देखोगे तो ये साइन एक्स, ठीक है, और ये साइन बदल जाएगा काय में? कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स वाई। उसके बाद इस फलन का भी अवकलन होगा, एक्स वाई का भी अवकलन करना पड़ेगा। और मेरे भाई एक्स वाई का अवकलन करेंगे तो देखो, एक्स वाई का जब अवकलन करेंगे तो एक बात ये ध्यान रखना, डी अपॉन डी एक्स, एक्स से यदि लिखा हो तो ये अवकलन जो होता है इसका वो 1 हो जाता है, और डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा हो, इसका अवकलन करना है तो ये अचर पद बाय है मान लो, तो इसका अवकलन क्या होगा? बाय। तो इसका अवकलन तो x का 1 हो जाएगा, लेकिन जब इसका अवकलन करेंगे किसका? बाय का, तो ये बाय निकल के सामने आ जाएगा। तो सही मायने में बाय कॉस एक्स वाई इस सवाल का आंसर होगा। बाय कॉस एक्स वाई, एक्स नहीं हो सकता, अकेला ये नहीं हो सकता, और साइन का अवकलन साइन नहीं होगा। साइन का जब अवकलन करते हैं तो वो कॉस में बदल जाता है, और कॉस का जब अवकलन करते हैं तो साइन में बदल जाता है। लेकिन एक सी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होता है, सी जैसे कॉस है, कॉस का अवकलन करेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, माइनस साइन एक्स होगा। ठीक है भाई, और अवकलन की क्लास में आप इसे बेहतर ढंग से सीख जाएंगे। देखिए, साइन थीटा बराबर 3/5 है, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, आसान सी बात है। साइन थीटा बराबर 3/5,
और आपको निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं आपको कई तरीके से सिखा सकता हूँ, अभी हाल फिलहाल में ऐसे सिखा जा रहा हूँ। ये 5 साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण 5 और लंब कितना मेरे भाई 3, तो आधार होगा 4। 3 4 5 आप अच्छे ढंग से जानते होंगे। अब आपको निकालना क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, तो मेरे भाई इस सवाल में आधार है 4 और कर्ण कितना है 5, और इसका करना है आपको स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा। 16/25 इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए आप। ठीक है दोस्त, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए, विनोद एक काम को 20 दिन में कर सकता है, सुमित 25 दिन में कर सकता है। वे उस पर 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो शेष काम कितना रह जाएगा ये आपको बताना है। देखो, वी फॉर विनोद काम 20 दिन में कर जा रहा है, और एस फॉर सुमित काम 25 दिन में कर जा रहा है। और दोनों का एलसीएम लेंगे मेरे भाई, तो 20 और 25 का एलसीएम आएगा 100। विनोद को लगना है 5 दिन। विनोद की क्षमता होगी 5, 20 पंचे 100, और सुमित की क्षमता होगी 4, 25 चौके 100। अब इनने कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक। तो आप मुझे बताओ, दोनों मिल गए तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 9। और ऐसे इनने 5 दिन तक काम किया है, तो काम कितना हो गया होगा, 45। 100 में से 45 काम ये लोग कर चुके थे। शेष काम का भिन्न कितना होगा, आप मुझे बताओ। शेष काम कितना बचा, 55। किस में से 55 काम बचा, 100 में से। 5 से काटेंगे 11 बार, और 5 से काटेंगे मेरे भाई तो 20 बार। तो इसका जो भिन्न होगा वो 11/20 होगा। 11/20 होगा, ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए आप एक बार। ठीक है भाई, चलिए। एक साइकिल 3200 रुपये में खरीदी जाती है और 4000 रुपये में बेची जाती है, प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो आप मुझे बताओ, 3200 कीमत की साइकिल है, 4000 रुपये में आपने सेल किए, तो आपने कितने रुपए बचाए, 800 रुपये कमाए। किस पर कमाए, तो हमेशा ये सीपी पर कमाते, और प्रतिशत का लेंगे 100%। मेरे भाई 3200 को काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा, और 4 से काटेंगे तो ये 25 बार कटेगा। सही मायने में आंसर 25% आएगा, लेकिन ऑप्शन में 25% नहीं लिखा है। तो आप 25/100 कर लें, और 25/100 करेंगे तो मेरे भाई 0.25। और देखो, बार बार आपको ऑप्शन इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, पूछा प्रतिशत है और डेसिमल में आंसर लिखा है। तो आपको ऐसे सवालों को संभल कर आंसर देना है। ठीक है जी, अगले सवाल पर चल लो सर। देखिए, उस रेखा की ढलान क्या होगी जिसका समीकरण x+2y = 4 हो, आपको स्लोप बताना है। अरे हाँ, है ना। और इस तरीके से इक्वेशन की आपको स्लोप यदि बतानी है, तो स्लोप बराबर होगा mx+b। अरे हाँ, है ना। y बराबर mx+b से आपको दिए गए इक्वेशन को कंपेयर करना है। तो आपको इस इक्वेशन को y के बराबर में लाना है, और इसमें जो m है, m ही आपकी स्लोप है, m ही आपकी क्या है, ढाल है, जो आपसे पूछी गई। देखिए, तो इसे y के इक्वल में लाना है, तो 2y बराबर होगा -x प्लस का होगा 4। मानते हो जी। y की वैल्यू यदि निकालनी है, तो ये होगी -x/2 प्लस 4/2। अरे ये दो भाग में लगेगा, तो दोनों ही के भाग में लगेगा। अरे हाँ, है ना। तो आपको इस फॉर्म में इसे यदि लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, m की वैल्यू लिख सकते हैं -1/2, यहाँ से हम x लिख सकते हैं, प्लस 2 से काटेंगे तो ये 2 बार कटे, b की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, x की तुलना x से होगी, और m जो होगा वो -1/2 होगा। तो इसकी जो स्लोप होगी वो -1/2 होगी। ये भी अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। आप इसे याद रखिएगा कि ढाल निकालने का तरीके के लिए आपको y बराबर mx+b का यूज़ करना है, इस इक्वेशन से दिए गए इक्वेशन की कंपेयर करना है। और x का जो गुणांक होता है वो स्लोप कहलाती है, वो ढलान कहलाती है। ठीक है भाई।
इस सवाल पर आइए। ए बी सी मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए या बी अकेले उस काम को 16-16 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ कि ए बी सी किसी काम को 4 दिन में कर, अकेला ए करे तो भी 16 दिन में हो जा रहा, अकेला बी करे तो भी 16 दिन में हो जा रहा है। तो मेरे दोस्त एलसीएम क्या होगा आप वो बता। तो आप बोलेंगे एलसीएम हो जाएगा 16। जब 4 से इसे भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, 16 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा और 16 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा। आप मुझे इतनी सी बात बताओ कि ए बी सी तो 4 है और ए प्लस बी कितना है? दोनों का जोड़ 2 है। तो आप सी अकेले की क्षमता बताएंगे, तो सी अकेले की क्षमता है 2। अब आपको सी अकेले से काम कराना है और कितने दिन में पूरा करेगा? तो 16 काम करना है, जबकि एक दिन में 2 काम करता है। तो मेरे भाई आंसर होगा 16/2 और 16/2 करेंगे तो आंसर होगा 8। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। मानवित ने 4 क्रिकेट मैच में 34, 55, 67 और 44 रन बनाए, तो उसका औसत स्कोर क्या है? तो 34, 55, 67 और 44 और 4 मैच है, तो चारों को जोड़ दीजिए। देखिए 5 4 9, 9 और 7 16, 4 20, हाथ का आएगा 2, 3 और 2 5, 5 10, 10 और 6 16 और 16 4 ये होगा 20। कुल मिलाकर इनका जोड़ 200 हो रहा है और 200/4 करना है और 200/4 मेरे भाई आंसर होगा 50। देख लीजिए आप एक बार अच्छे से जा। ठीक है, औसत निकालने के 2 तरीके सीख चुके हो आप। एक तो डिफरेंशिएशन वाला कि आप डिफरेंस निकाल के एवरेज निकालना है, या फिर आसान आंकड़े दिख रहे हैं तो जोड़ के नंबर ऑफ डेटा से आप भाग कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक वृत्त को घुमाकर एक गोला बनाने के लिए आयतन का सूत्र क्या होगा? तो मेरे भाई वृत्त को बनाकर बनाओ, चाहे आयत घुमाकर बनाओ, चाहे आप वर्ग घुमाकर बनाओ, को किसी को भी घुमाकर बनाओ, आपने फाइनली गोला बनाया है और गोले का यदि आपसे आयतन पूछे तो गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी, अगले सवाल पर सही। देखिए एक ट्रेन 105 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो देखो दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, चाल गुना समय। दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। तो मेरे भाई दूरी कितनी, सॉरी चाल कितनी, 105 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना 20, और इस समय को मैं लिख ले रहा हूँ घंटे में। अरे हाँ है ना, तो दूरी अब जो भी आएगी वो किलोमीटर में आएगी, क्योंकि देखो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको मैं घंटे में कन्वर्ट कर लिया। 20 से भाग लगाए तो 20 तिया 60 और 3 से भाग लगाए तो 3 तिया 9 और 3 बचे 15। तो मेरे भाई दूरी हो गई 15 किलोमीटर। अब ऑप्शन मीटर में, तो आपको ये समझना होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 15 किलोमीटर में मेरे भाई, सॉरी 35 किलोमीटर में मेरे भाई 35,000 मीटर होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आई। एक कक्षा में 25 छात्र एक पंक्ति में खड़े हुए, प्रथम 12 छात्रों का जो औसत वजन है वो 14 है। देखो अब मुझे 12 × 14 करना पड़ेगा, अंतिम 12 का दिया है तो 12 × 17 करना पड़ेगा, सभी 25 का दिया है 18, तो मैं इसको ऐसे करूंगा। देखो पहले दिए हैं 12 छात्र, तो मैं यहाँ 12 छात्र लिख ले रहा हूँ। फिर मुझे वापस से दिए गए हैं अंतिम 12 छात्र, तो 12 छात्र और लिख ले रहा हूँ। और फिर 12 दूनी 24 छात्र हो गए, फिर मेरे पास बचा एक छात्र। और इन सभी 25 छात्रों का जो एवरेज मुझे मिलाना है, 25 छात्रों का औसत जो मुझे मिलाना है वो मिलाना है मेरे भाई 18 का। कितने का औसत लेना है? 18 का। देखो ये कैलकुलेशन फ्री तरीका है, इसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ता है, उस तरीके में कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। देखें मेरे भाई 12 छात्र का 14 केजी
मान गए जी। अगले 12 का जो है वो 17 केजी। तो आप मुझे बताइए यहाँ कितना वजन कम है। तो आप बोलेंगे 4 किलो, और प्रत्येक छात्र पर 4 किलो, तो ऐसे 12 छात्र, तो फाइनली ये 48 केजी कम हो जाएगा। यहाँ कितने कम है? 1 केजी, और 12 छात्रों की कहानी, तो कुल मिलाकर ये 12 केजी कम हो जाएगा। तो 48 में 12 जुड़ेगा, 48 में 12 जुड़ेगा तो मेरे भाई ये 60 केजी कम हो जाएगा। तो आपको यहाँ 60 केजी वजन ऐड करना होगा, और चूंकि एक पर ही ऐड करना है तो पूरा पूरा 60 ऐड होगा, और एवरेज में 60 ऐड होके आंसर आएगा। तो 60 में 18 यदि जोड़ रहे होंगे तो 70 और 78 किलोग्राम आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। आप इसे एक बार देख लीजिए। ठीक है जी। इसी को मैं आपको एक दूसरे तरीके भी सिखा जाता हूँ। यदि आपको इस तरीके से थोड़ा कमज़ोर समझ आता है तो मैं ये कहूँगा कि 25 छात्रों का कुल वजन कितना होगा। तो आप बोलेंगे जी 25 गुना 18, ये टोटल 25 का वजन हो गया। इसमें से मैं घटाऊंगा किस किस का वजन, तो पहले 12 का, तो 12 गुना 14, और इस पर मैं जोड़कर घटाऊंगा किसका वजन, अंतिम 12 का। अंतिम 12 का मतलब 12 गुना 17। इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा और इसमें से जब मैं घटाऊंगा तो मेरे पास एक लड़के का वजन आ जाएगा, और वो आएगा 78 केजी। आप घर में इत्मीनान से इसे कर सकते हैं। ये तरीके से भी हो सकता है, उस तरीके से भी हो सकता है। अंतर इसमें कैलकुलेशन बड़ा होता है, उसमें कैलकुलेशन आसानी से हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए, दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी की लंबाई 25 मीटर है तो दीवार से सीढ़ी के आधार की दूरी बताना है। मान लो ये दीवार, ये सीढ़ी टिकी हुई है, और ये इसकी दीवार से दूरी हो गई। ऐसा मान लो एक बार। सीढ़ी की लंबाई है, सीढ़ी की लंबाई है 25 मीटर, तो ये सीढ़ी टिकी हुई है तो इसकी लंबाई है 25 मीटर। और आपको बताना क्या है, इसकी आधार से दूरी, मतलब ये वाली डिस्टेंस बतानी, और ये डिस्टेंस मान लो x। आप मुझे बताओ त्रिकोण का ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कर्ण और आधार में रिलेशन दिखाता है। तो आप बोलेंगे सर जी कॉस एक ऐसा फंक्शन है जो कि आधार बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। मेरे भाई आपको कितने डिग्री पर दिया गया है, ये 60 डिग्री पर, तो आपको कॉस 60 रखना होगा। कॉस 60 में आपको आधार निकालना है, और कर्ण की वैल्यू दी गई है, और कर्ण की वैल्यू कितनी दी गई मेरे भाई 25। तो कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2। 1/2 बराबर होगा x बटे 25। 2 से कैंसिल करेंगे तो 12.5 बार होगा, और 12.5 का 1 में गुणा करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12.5 मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये गोलू और मोलू की वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 8, 7 और 8, ये इनकी प्रेजेंट एज। ठीक है। 12 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4 और 5 था। 12 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4 और 5 था। ये कब का है? बिफोर 12 या बिफोर 12 या। ठीक है। आप रेशो की तुलना एक्चुअल एज से कीजिए। ठीक है। आप मुझे बताओ ये कितना कम हुआ? 3। आपको दोनों साइड देखना पड़ता है, और ये भी कितना कम हुआ? 3। तो ये डेटा सेट होके आ गया किस पर? 3 पर। तो 3 कम हुआ मेरे भाई, तो आपके हिसाब से 3 कम हुआ है, और जबकि उम्र के हिसाब से ये कितने साल कम है? ये दोनों अनुपात में कितने सालों का अंतर है? 12 सालों का। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 4 साल। अब आपको क्या बताना है, मोलू की उम्र क्या है? तो मेरे भाई पहला व्यक्ति गोलू है और दूसरा व्यक्ति मोलू। मोलू की उम्र होगी 8 चौके 32 साल। मोलू की वर्तमान उम्र होगी 8 चौके 32 साल। आप एक बार इसे जल्दी से देख लीजिए जरा। ठीक है दोस्त। तो आज के जो 30 सवाल हैं वो 30 के 30 सवाल आबकारी की पहली शिफ्ट में आए हुए हैं, एकदम ताज़े सवाल हैं।
और यूट्यूब पर अभी तक आबकारी का ऐसा कोई वीडियो नहीं आया है जिसने सेट वाइज सॉल्यूशन कराया है। तो ऐसा मान लो कि अपना जो सॉल्यूशन है वो पहला सॉल्यूशन है, और जो जो ज़रूरी सेट हैं या जो सवाल ऐसे लगते हैं कि आपके कांस्टेबल के लिए यूज़फुल है, वो सारे सवाल प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल पर उतार दिए जाएंगे। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, पूरे इज्जत के साथ, ईमानदारी से, मेहनत से पढ़ना है बस। ठीक है, और 100% इस साल आपको वर्दी लेके रहना है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।